हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था हमारे अतीत। पाठ था देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसी संदर्भ में कल हमने आपको बताया अंग्रेजी जो शासक थे, ऑफिसर थे, जोन्स और कोलब्रुक, वे चाहते थे कि भारतीयों को जो है उन्हीं की शिक्षा दी जाए, भारतीय शिक्षा देकर उनको जो है शिक्षित बनाया जाए। लेकिन बहुत से अब जो अफसर हैं उनकी बात से सहमत नहीं थे। तो इसी में आज का पॉइंट है पूर्व की जघन्य गलती, अर्थात जो अंग्रेजी बहुत जो अफसर थे उन्होंने इन लोगों की बात नहीं मानी, उन्हें भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। तो देखिए 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। ये कह रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत से जो अंग्रेज अफसर थे वो प्राच्यवादी अर्थात जो भारतीय भाषा थी या एशियाई भाषा की आलोचना करने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीयों को उनकी जो है शिक्षा दी जाए, वे चाहते थे कि उन्हें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी जो कल्चर है या जो सभ्यता है उसका जो उन्हें ज्ञान दिया जाए। उनका कहना था कि पूर्व की समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य गंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादी यानी कल बताया था एशियाई भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। इनका विश्वास था अर्थात इनका मानना था कि अंग्रेजी को देसी जनता को खुश करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय थी कि शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। किनका मानना था? जेम्स का मानना था। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह, ये कह रहा है उनका मानना था कि धार्मिक साहित्य पढ़ाने के बजाय भारतीयों को ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने अर्थात यूरोपीय लोगों ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का विरोध और तेज हो गया। कहाँ पर? अंग्रेजों ने बहुत और तेज विरोध किया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचना में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारतीयों को असभ्य देश मानते थे। आप अंडरलाइन कर सकते हो। अगर जो मैकाले जो है भारतीयों को असभ्य, जाहिल, अनपढ़ जो है लोगों का देश मानते थे, जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक यानी उनके अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। उनका मानना था जो भारतीय पूर्वी शाखा में आता था, प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था, ये अंग्रेज जो अफसर थे उनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक ही खाना, ये कह रहा है कि अच्छे यूरोपीय जो लाइब्रेरी का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देश की साहित्यों के बराबर। उनका तर्क था अर्थात उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, अर्थात उनको जो है उनकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया। यानी मैकाले का कहना था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी उन्हें सभ्य और शिक्षित बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि अंग्रेज के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यानी उनका मानना था कि अंग्रेजी ज्ञान से जो भारतीय जो लोग उनको दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य अर्थात अंग्रेजों के साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिंट्स अर्थात मिंट्स कहते हैं विवरण के आधार पर 1835 में या 1835 का अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया।
अंडरलाइन कर दो। अंग्रेजी शिक्षा का जो अधिनियम कब पारित किया गया? मैकाले का जो मिड्स अधिनियम दोनों 1835 में पारित किया गया। यह फैसला भी किया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, अर्थात जो अंग्रेजी भाषा उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज, यानी कलकत्ता मदरसे जहाँ पर मुसलमानों बच्चे पढ़ते थे, मदरसे में किसके बच्चे पढ़ते थे? मुसलमानों के, और बनारस संस्कृत कॉलेज में हिंदुओं के बच्चे पढ़ते थे। जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए, इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा थी। उन्होंने कहा कि जो इन मदरसों और कॉलेजों में जो प्राच्यवादी जो शिक्षा दी जाती है वो अंधकार रूपी शिक्षा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। अभी कह रहा है अब जो स्कूल अंग्रेजों द्वारा जो स्कूल खोले गए उन स्कूलों में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की जो है छपने लगे, भारतीयों को जो अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद एक उदाहरण यही कह रहा है, ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने ये कहा था कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्य की जानकारी होती है और न वैज्ञानिक कोई तथ्य होता है। यानी मैकाले ने कहा था कि जो भारतीय जो लोग भाषा बोलते हैं, जो आम बोलियाँ बोली जाती हैं, उनमें न तो कोई साहित्य की जानकारी होती है और न ही वैज्ञानिक जानकारी होती है। बेटा कहने का मतलब ये है जो मैकाले हैं वो भारत का जो ईसाईकरण करना चाहते थे, वो चाहते थे सभी जो लोग हैं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। इसके अलावा बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी होती हैं, अगर किसी और स्रोत से उनका समृद्ध न बनाया जाए तो मूल्यवान कृति में उनका कोई अनुवाद ही नहीं किया जा सकता। थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो पूरा नाम था इनका, भारतीय शिक्षा विषय में 2 फरवरी 1835 का एक लेख जो है बताया गया है। आगे देखिए, अब कह रहा है व्यवसाय के लिए शिक्षा। इन अंग्रेजों का मानना था कि भारतीयों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे कि वे व्यवसाय भी कर सकें, इन्हें व्यवसायिक शिक्षा उन्हें दी जाए। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से ही जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लो आप, यानी नीति पत्र किस नाम से जाना जाता है? वुड डिस्पैच, वुड का नीति पत्र। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर कहा गया या दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने ज़्यादा व्यवहारिक लाभ होंगे। कह रहा है, उन्होंने कहा यदि भारतीय जो लोग हैं यदि यूरोपीय शिक्षा को अपना लेते हैं, पश्चिमी शिक्षा को अपना लेते हैं, उन्हें बहुत अधिक लाभ होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक या उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। ये कह रहा है अब भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा से संसाधन और उसके विकास का महत्व में समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग भी पैदा होगी, अर्थात जो है इंग्लैंड में जो बनी वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। यानी वुड डिस्पैच नीति में कहा गया कि भारतीयों को जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उनसे जो उनका सामाजिक आर्थिक लाभ होगा, उन्हें जो है व्यवसाय में करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्हें यदि भारतीयों को ब्रिटिश सभ्यता के बारे में बताया जाए तो उनके उनमें रुचि पैदा होगी और वो जो लोग हैं अंग्रेज़ से जो चीज़ें बन के आती थी, जो सामान बन के आता था उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, जिससे अंग्रेज़ों का लाभ होगा। अब आगे कह रहा है, वुड के इस नीति पत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वुड के जो डिस्पैच जो नीति थी उसमें यह कहा गया कि यूरोपीय शिक्षा देने से भारतीय जो लोग उनका नैतिक चरित्र का उत्थान होगा।
इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। अर्थात जो यानी यूरोपीय शिक्षा लेने प्राप्त करने से जो भारतीय लोग हैं यूरोप के प्रति क्या हो जाएंगे, यूरोपीय कंपनी के प्रति वफादार हो जाएंगे। इससे जो है यूरोपीय कंपनी को फायदा होगा। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा हुआ था, यानी उनके अनुसार जो पूर्व का जो साहित्य था या भारतीय जो साहित्य था बहुत गलतियों से भरा हुआ था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और नए शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही जब विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, नया नाम बेटा है चेन्नई, और कलकत्ता का नया नाम है कोलकाता, और बम्बई नया नाम है बेटा इसका वर्तमान में मुंबई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूल शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी अंग्रेजों द्वारा किए गए। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीय जो पूर्व का जो ज्ञान था उसमें कमियां निकाल रहे थे और वो चाह रहे थे कि भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा नीति को लागू किया जाए। आज हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो पाठ हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।